हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन पार्ट 2 पर। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में जहां हमने पढ़ा था शुरू के 3 पाठों की बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करना, वहीं आज हम आपकी परीक्षा तैयारी सेक्शन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 4 द्विघात समीकरण, पार्ट 5 समांतर श्रेणी और पार्ट 6 त्रिभुज के बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल करना। और ये प्रश्न कंसेप्चुअल होते हैं और इस सेक्शन में हम कंसेप्ट के साथ साथ लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी आपकी मदद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अपने लास्ट वीडियो की एक जरूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं और उसके बाद हम पढ़ेंगे आज का चैप्टर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एक जो भूल हुई थी उसका सुधार यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ। ये भूल हमसे हुई थी संख्या पद्धति वाले पाठ के प्रश्न नंबर 12 पर, और जो कि वीडियो सेगमेंट में 13 मिनट और 45 सेकंड पर शुरू हुआ है। तो इसको फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड को इस तरह से लिखा था, 5005 को डिवाइड किया था 5 से और 1001 आया था, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 143 आएगा। और 143 को जब डिवाइड करेंगे हम 13 से, 13 बार नहीं बल्कि 11 बार पूरा भाग जाएगा। तो इस प्रकार से 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 5 गुणा गए 7 गुणा गए 11 गुणा गए 13। तो ये फाइनल आंसर होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5005 के बाद गुणनखंड होंगे। यहाँ पर आप सुधार कर लेंगे। और ये मैसेज आपके द्वारा ही मुझे भेजा गया था कि सर प्लीज रिव्यू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमने रिव्यू कर दिया है और थैंक्स स्टूडेंट्स आपका कि हम हर बार हम ही आपको नहीं सिखाते, बार आप भी हमें सीखने का मौका देते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पार्ट 4 द्विघात समीकरण की बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो इसमें पहला प्रश्न है कि विविक्तिकर d का मान होता है, यानी कि किसी द्विघात समीकरण में जो विविक्तिकर होता है डिस्क्रिमिनेंट, उसका मान क्या होता है। तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो है ax² + bx + c = 0, यानी x² की जो गुणांक है वो है a, x का गुणांक है b और अचर पद है c। अब अगर हम इन गुणांकों को इस प्रकार से लिखें b² - 4ac, तो इसको कहते हैं d या डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पर आपका आंसर हो गया ए। तो ये विकल्प ए सही है। अब इसी विविक्तिकर को पढ़ते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न दे रखा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तिकर ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c से। तो a = हो गया 2, b = हो गया -4 और c = हो गया 3। और अब विविक्तिकर निकालने के लिए d = b² - 4ac होता है। तो देखेंगे b² यानी -4 का स्क्वायर और -4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 3। तो यहाँ लिख देंगे -4 का स्क्वायर 16 और 4 इंटू 2 इंटू 3 = 24। तो d की वैल्यू हो गई 16 - 24 या d = हो गया -8। d की वैल्यू से पता चलता है कि जो समीकरण दी गई है उसका हल हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो देखिए हम कैसे समझेंगे। d के मान की 3 कंडीशन है। यदि d 0 से बड़ा हो सकता है, d 0 के बराबर हो सकता है और d 0 से छोटा हो सकता है। तो जब d 0 से बड़ा होता है तो तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे, यानी द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं और दोनों हल अलग अलग होंगे। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो हम कहेंगे समीकरण के मूल वास्तविक हैं और समान है, यानी दोनों मूल एक जैसे हैं। और d की वैल्यू अगर 0 से कम है यानी नेगेटिव मान आ रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आ रहा है, तो तब आप कहेंगे कि समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात समीकरण के काल्पनिक मूल है। प्रश्न नंबर 4 है क्वेश्चन बैंक का। एक किस तरह से प्रश्न भी आता है, x - 1 का होल स्क्वायर + 1 = 2x दे रखा है और आपको यह बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तब होती है जब उसमें जो चर राशि है उसकी उच्चतम घात 2 है। अगर उच्चतम घात 2 से अधिक है
तो वह द्विघात समीकरण नहीं हो सकती, और उच्चतम घात 2 से कम यानी 1 है तो वह भी द्विघात समीकरण नहीं होगी, बल्कि वह रैखिक समीकरण होगी। तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में, व्यापक रूप में लिखने के लिए x - 1 का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और प्लस 1 यहाँ पहले से और इक्वल टू 2x पहले से ही है। अब 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर, 1 और 1 को जोड़ करके गया 2, और माइनस 2x और माइनस 2x इज इक्वल टू 0। और अगली बार जाएगा ये x स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 2x को जोड़ के माइनस 4x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये अब व्यापक रूप की तरह हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, चर की उच्चतम घात 2 है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन बैंक का जो 5वां प्रश्न है वो इस तरह से बच्चों, एक द्विघात समीकरण दे रखी है और उसका एक मूल दे रखा है x बराबर 2, और आपको ये अननोन जो राशि है k, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो x की वैल्यू है 2 उसको समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ से k का मान निकल जाएगा। देखें कैसे, 4x स्क्वायर प्लस k x इक्वल टू 0 था, तो x की जगह 2 रख दिया तो जगह 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 इज इक्वल टू 0, और 4 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4, तो 4 इंटू 4 और k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k, तो हमारे पास रहेगा 16 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, या 2k इज इक्वल टू माइनस 16, और 2k की वैल्यू माइनस 16 होगी तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस 8। तो हम कह सकते हैं कि k का मान यदि ऋणात्मक है तो इस समीकरण का एक हल होगा x बराबर 2। और क्वेश्चन बैंक का 41वां प्रश्न है, देखिए द्विघात समीकरण में k का मान निकालना है जबकि उसके दो मूल बराबर हों। तो बच्चों समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और इस तरह का सवाल आपके पास निश्चित आता है और एक 2 नंबर का सवाल आता है। तो आपको क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले तो आप इसका विविधीकरण निकालेंगे। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से यानी व्यापक रूप से इसका तुलना करेंगे तो a की जगह हो गया 2, b के बराबर हो गया kx, और bx की जगह kx है तो b के बराबर हो जाएगा k, और c यानी अचर पद है 3। अब आप जानते हैं कि अगर मूल बराबर होंगे तो d की वैल्यू ठीक 0 होगी, तो d निकालेंगे, d इज इक्वल टू था बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू यानी k स्क्वायर और माइनस 4ac, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 3 जा 24, और k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 24, ट्रांसपोज कर दिया, और अब k स्क्वायर की वैल्यू 24 है तो k की वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल 24, और वर्गमूल 24 को आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 गुणा 6 इसके 2 फैक्टर लिखेंगे, इनमें से एक 4 पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसको वर्गमूल के बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल होगा 2, तो फाइनल उत्तर हो जाएगा आपके पास k की वैल्यू 2 वर्गमूल 6। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि k का मान निकालना है, तो जब k का स्क्वायर 24 था तो k का मान वर्गमूल 24 हो जाएगा, लेकिन जब आप वर्गमूल लिखेंगे तो k के 2 मान हो जाएंगे, क्योंकि 24 का वर्गमूल धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो यहाँ पर k के दोनों मान एक्सेप्टेबल हैं। तो आप लिखते हैं k की वैल्यू धन 2 वर्गमूल 6 और ऋण 2 वर्गमूल 6। और 42वां प्रश्न देखेंगे आप इस क्वेश्चन बैंक का, तो बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है, लेकिन यहाँ पर समीकरण थोड़ा चेंज कर दी है। देखो यहाँ पर kx और x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि अगर आप इसको खोलेंगे kx को ब्रैकेट में x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप k दोनों जगह यानी कि x स्क्वायर के गुणांक में भी k है और x के गुणांक में भी k है। तो देखें समीकरण के मूल बराबर है तो फिर से d इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। पहले आप तुलना करेंगे इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू हो गई माइनस 2k और c की वैल्यू हो गई 6। अब आपको दे रखा है मूल बराबर है तो d इक्वल टू 0 होगा, और t का मान फिर से निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर की जगह माइनस 2k का स्क्वायर, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह k और c की जगह 6, 4 इंटू k इंटू 6, और हम लिख देंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k है, यहाँ पे एक चीज कॉमन है 4k, तो आप इसको फैक्टराइज कर देंगे और क्या लिखेंगे 4k और ब्रैकेट में k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि 4k और k माइनस 6 को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो 4k की वैल्यू 0 होगी या k माइनस 6 की वैल्यू होगी 0। तो कंडीशन एक हो गई, जब 4k इक्वल टू 0 तो हम लिखते हैं k की वैल्यू 0, और दूसरी कंडीशन में जब k माइनस 6 इक्वल टू 0
तो k की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पर k के दो मान आ रहे हैं, k इक्वल टू 0 हो या k इक्वल टू 6 हो सकता है। लेकिन आप अगर देखें तो k की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा 6 और 6 इक्वल टू 0 आएगा, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 0, ये मान हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फाइनल आंसर हो गया k इज इक्वल टू 6। समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह के समीकरण है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और आपको प्रश्न ये दे रखा है कि पहले तो हमें ये पता करना है कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और अगर उन मूलों का अस्तित्व है तो हमें इनको फाइंड आउट करना है। तो मूलों का अस्तित्व हमें निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि d अगर नेगेटिव है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और d अगर 0 या पॉजिटिव है तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -6 और c की वैल्यू हो गई 3। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, और मान रखेंगे तो b² की जगह ऋण 6 का वर्ग और -4 × 2 × 3 ac की वैल्यू रख दी, और यहाँ से d की वैल्यू जाएगी 6 का वर्ग 36 और 4 × 2 × 3 इक्वल टू 24, तो 36 में से 24 घटाएंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा 12। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि d की वैल्यू पॉजिटिव है, धनात्मक है, 0 से बड़ी है, तो आप लिखेंगे सिंस t इज ग्रेटर देन 0, तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और दो अलग अलग मूल होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर समीकरण के मूल निकालने हैं आपको, तो दो तरीके हैं, और ये मैंने आपको बता रखे हैं अपने पिछले वीडियोस में, जहाँ पर कि मैंने द्विघात समीकरण की पूरी डिटेल्स आपको दे रखी हैं, और उन दोनों वीडियोस की डिटेल मैंने यहाँ पर ये आई बटन आया है, इस आई बटन में दिख रहा है, तो आप इन दोनों वीडियोस को देख करके द्विघात समीकरण को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो वहां पर मैंने बता रखा है या तो आप बीच वाले पद के टुकड़े करके इसको गुणनखंड कर लेंगे या फिर द्विघात सूत्र से इसको हल करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो बीच वाले पद के टुकड़े करना मुश्किल है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे द्विघात सूत्र, और जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो समीकरण है x, जो समीकरण में चर है x, उसका मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू -b प्लस -d अपॉन 2a। तो b आपको पता है, वर्गमूल d आपने निकाल दिया डिस्क्रिमिनेंट, और 2a x² का गुणांक हो गया। तो अब यहां से हम समझते हैं x इक्वल टू b की जगह -6, तो माइनस इंटू -6 और प्लस माइनस d की वैल्यू निकाली थी 12, तो स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा, और 2 × 2। अब यहाँ से देखेंगे -6 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस वर्गमूल 12 और 2 को 2 से गुणा करके 4। अब फिर देखेंगे 4 यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको हम वर्गमूल के बाहर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3। तो 6 प्लस इसको लिख दिया 2√3 और डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 6, 2 और 4 ये दो इनमें कॉमन है, तो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा x इक्वल टू 3 और प्लस माइनस √3/2। 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया और 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर x के दो मान कैसे निकलेंगे, देखो एक बार आपने धन लेना है और एक बार x का यहाँ पर ऋण लेना है। तो समीकरण का पहला मूल हो गया x इक्वल टू 3 प्लस √3/2, और समीकरण का दूसरा मूल हो गया x इज इक्वल टू 3 माइनस √3/2। ये थे द्विघात समीकरण के ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा में सेक्शन ए और बी में पूछे जाते हैं, और द्विघात समीकरण से एक प्रश्न सेक्शन डी में डेफिनेटली आता है स्टूडेंट्स, और उस प्रश्न को हल करने में आपको मिलते हैं 6 नंबर। बेसिक कंसेप्ट यही है, और प्रश्नों को अगर हल करना है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां पर उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जिनको हल करने से आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। तो अब बात करते हैं पार्ट 5 समांतर श्रेणी की, और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपके पास अवश्य आता है सेक्शन ए में। तो प्रश्न 1 है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद बताइए जबकि प्रथम पद a बराबर 0 और सार्वंतर d बराबर ऋण 2 हो। तो बच्चों आप जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का अगर हमें nवां पद निकालना है तो हम लिखते हैं a प्लस n-1 × d, जहाँ पर a होता है प्रथम पद और d होता है सार्वंतर, और n होती है उसके पदों का संख्या। तो अगर आपने 2 पद निकालने तो a प्लस d हो गया, तीसरा पद निकालना है तो 3 में से 1 घटा करके 2d हो जाएगा, यानी a प्लस 2d। इसी प्रकार से अगर आपको 10वां पद निकालना है तो a प्लस 9d, आपको 50वां पद निकालना है तो a प्लस 49d लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको तीसरा पद निकालना है जबकि a और d आपको दिए हुए हैं,
तो आप लिखेंगे a3 इक्वल टू a प्लस 2d, क्योंकि n-1 है, n की जगह 3 है तो 3 - 1 हो जाएगा 2, तो a प्लस 2d, और एक a की जगह है 10 और d की जगह है -2, तो a3 हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू -2, और a3 की जगह हो जाएगा 10 और 2 इंटू -2 यानी -4, तो हम लिख सकते हैं कि a3 इक्वल टू 6 होगा, और हम कह सकते हैं कि विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 और 3 वर्गमूल 2 का अगला पद क्या होगा। तो ये सवाल मौखिक सा प्रश्न है। देखो पहला पद है वर्गमूल 2, इसको हम 1 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं। दूसरा पद है 2 वर्गमूल 2, तीसरा पद है 3 वर्गमूल 2। तो इसी प्रकार से जो अगला पद यानी चौथा पद होगा वो होगा 4 वर्गमूल 2। लेकिन इसको हमें हल कैसे करना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा पद है 2 वर्गमूल 2 और माइनस पहला पद है वर्गमूल 2, तो 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटाएंगे तो आएगा वर्गमूल 2। अब d आपको मिल गया वर्गमूल 2, तो अब पिछले पद में वर्गमूल 2 जोड़ करके अगला पद निकल जाएगा। तो अब आपको 3 वर्गमूल 2 में जोड़ना है वर्गमूल 2, a4 हो जाएगा चौथा पद। तो 3 वर्गमूल 2 था तीसरा पद और उसमें प्लस वर्गमूल 2 जोड़ देंगे, तो 3 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 जोड़ देंगे तो a4 हो जाएगा 4 वर्गमूल 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो a4 इक्वल टू हो गया 4 स्क्वायर रूट 2, लेकिन ये आपके ऑप्शन में कहीं उत्तर दे ही नहीं रखा है, तो इसमें आप कंफ्यूजन न करें। देखिए अगर हम जो 4 वर्गमूल 2 था, इस 4 को भी अगर हम वर्गमूल के अंदर लिखना चाहेंगे तो हम जानते हैं कि ये 16 का वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल 16 बराबर 4, तो हम लिख सकते हैं इसको वर्गमूल 16 गुणा गया वर्गमूल 2। और अब इन दोनों गुणा कर देंगे तो a4 जो हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 32, और ये आपको अपना आंसर जो है विकल्प बी में। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी का अगला पद हो जाएगा वर्गमूल 32। अगला प्रश्न है कि एक एपी दे रखी है -11, -8, -5 और जिसका लास्ट पद है 49। आपको बताना है कि लास्ट से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो लास्ट से चौथा पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है an इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू डी। क्या है अंतिम पद और n क्या है अंतिम से जो भी पद पूछ सका, जैसे चौथा पद है यहाँ पर तो यहाँ n की जगह 4 हो जाएगा, और d क्या है श्रेणी का सार्वंतर। बच्चों आप जानते हैं प्रथम से चौथा पद या पांचवा पद या nवां पद निकालेंगे तो आप लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप अंत से निकालने हैं तो a की जगह लिख देंगे l और प्लस की जगह हो जाएगा साइन माइनस, और बाकी सूत्र सारा वही है। ठीक है, तो अब इस तरह से आप मान रखेंगे तो l इक्वल टू है 49, अंतिम पद 49 है, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद है -8 और पहला पद है -11, तो 8 माइनस -11, तो हम इस सूत्र में -8 प्लस 11 या d की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आपको इस सूत्र में मान रख देंगे l इक्वल टू हो गया 49, d इक्वल टू हो गया 3 और n क्या है चौथा। तो अंतिम से चौथा पद यानी al-4 हो जाएगा, l 49 माइनस n-1 की जगह हो जाएगा 3, क्योंकि चौथा पद निकाला तो 4 - 1 इक्वल टू 3 होता है, तो 49 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू भी 3, तो al-4 इक्वल हो जाएगा 49 माइनस 9, या आखिर में उत्तर आएगा आपका al-4 यानी अंत से चौथा पद बराबर हो जाएगा 40, और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी एपी का सार्वंतर क्या होगा जब a18 माइनस a17 बराबर 5 हो। तो बच्चों ये सवाल बड़ा मौखिक सा सवाल है और इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि सार्वंतर का मतलब ही ये होता है कि दो क्रमागत पदों का अंतर। तो देखो 18वां पद a18 का मतलब है 18वां पद और a17 का मतलब है 17वां पद, तो 18वें पद में से आप 17वां पद घटाएंगे तो 5 आ रहा है, और वही आपका हो जाएगा सार्वंतर, d की वैल्यू 5। अगला प्रश्न, यदि किसी एपी में d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 है तो a का मान निकालना। देखो यहाँ पर nवां पद दे रखा है यानी 7वां पद दे रखा है 4, तो आपको प्रथम पद निकालना है। तो फिर से सूत्र वही है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर आप देखेंगे an की जगह है 4, तो an की जगह लिख दिया 4, a आपको पता नहीं है, और n-1 n की जगह है 7, तो 7 - 1, और d की जगह है -4, तो d को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऋणात्मक संख्या है
उनको जब आप गुणा करेंगे तो कोष्ठक में लिख करके करेंगे। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस 7 में से एक रहा 6 और -4 मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 24। 6 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -24 हो जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो a 4 प्लस 24 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ 28 और a की वैल्यू 28 आ रही है। विकल्प D इज इक्वल टू 28 सही जवाब होगा। सातवां प्रश्न है क्वेश्चन बैंक का, उस AP का 21वां पद होगा जिसके प्रथम दो पद -2 और 4 है। तो प्रथम दो पद का मतलब क्या है, पहला पद यानी a इक्वल टू है -3 और दूसरा पद है 4, तो यहाँ से आप d निकाल लेंगे। देखिए a इक्वल टू है -3 और दूसरा पद लिखते हैं हम a प्लस डी, दूसरे पद में साधारणतः जोड़ करके 4 आ रहा है, तो यहाँ से d मिल गया आपका 4 और -3 है तो 4 -3 का मतलब है 4 -3 का मतलब हो जाएगा 4 + 3 और ये जाएगा 7। और वैसे देखेंगे आप तो -3 में जब 7 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा, तो यहाँ पर प्रथम पद है a और सार्वंतर d बराबर हो गया 7। अब आपको कौन सा पद निकालना है, 21वां। a 21 हो जाएगा a प्लस 20d और अब मान रख देंगे, a की जगह है -3 और 20 इंटू डी की जगह है 7, तो a 21 हो जाएगा -3 प्लस 140 और -3 और प्लस 140 होगा प्लस 137। तो इस प्रकार से विकल्प बी 127 सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है किसी AP का प्रथम पद -5 तथा सार्वंतर 2 है तो उसके प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये योग वाला सवाल है, ये भी 2 नंबर में कई बार पूछ जाता है और ऐसे अक्सर योग वाले से 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसको हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। अगर किसी श्रेणी का n पदों का योग निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n पदों का योग निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए, जितने पदों का योग निकालना है उनकी संख्या चाहिए n, a चाहिए यानी प्रथम पद और d चाहिए सार्वंतर। तो यहाँ पर तीनों चीज दे रखी, प्रथम पद भी दे रखा, सार्वंतर भी दे रखा और n भी दे रखा है, तो आप ऐसे बड़े आराम से निकाल देंगे। a इक्वल टू -5, d इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 6, तो रखेंगे मान s6 इक्वल टू n की जगह 6/2, 2a की जगह 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 और प्लस n-1 यानी 6 में से एक घटाएंगे तो 5 और इंटू d की जगह 2। s6 इक्वल टू हो जाएगा 3 और 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10, तो s6 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 0, ब्रैकेट में 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि जो इसका छठवां पद होगा वो होगा 0 और इस प्रकार से हमारा विकल्प a सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 में है यदि किसी AB में a बराबर 1, an बराबर 20 और sn बराबर 399 होगा तो n की वैल्यू निकालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से और बहुत ही छोटा प्रश्न है। a बराबर दे रखा है 1 यानी प्रथम पद दे रखा है और अब न तो आपको d दे रखा है और न आपको n दे रखा है, सिर्फ दो चीजें दे रखी है कि जो nवां पद है वो है 20 और उन n पदों का योग है 399। तो यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, an वाला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो a इक्वल टू दे रखा है 1 और an इक्वल टू दे रखा है 20 और d और n दोनों अज्ञात हैं, तो सूत्र में मान रखेंगे। देखो an की जगह 20, a की जगह 1 और n-1 इंटू डी, ये इसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम अगर लिखें तो n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो 20 में से एक कट जाएगा तो 19। तो पहली चीज आपको ये मिल गई n-1 इंटू डी इक्वल टू 19, जिसको कि आगे आपने अप्लाई करना है दूसरे फॉर्मूले में। अब दूसरा फॉर्मूला योग का है, Sn इक्वल टू n/2 2a-1। अब Sn दे रखा 399, n आपको, तो अब आप लिखेंगे 399 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a की जगह 2 इंटू 1 और अब आप देखेंगे n-1 इंटू डी था, तो इस n-1 डी की वैल्यू को 19 यहाँ से हमने यहाँ पुट कर दिया, यानी n-1 इंटू डी की जगह 19 लिख दिया। अब आप यहाँ से n की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो 399 को 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 798 हो गया और ब्रैकेट में बचा n इंटू 2 1 2 और प्लस 19 यानी 21, तो n इंटू 21 इसको हो गया 798, तो n की वैल्यू जाएगी 798/21 और उसको 21 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 39। तो हम कह सकते हैं कि उस AP में पदों की संख्या है 39 और अगर आप n इक्वल 39 निकाल लेंगे तो n-1 डी आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए n-1 का मतलब हो जाएगा 38
और d इक्वल टू 19, तो d की जगह हो जाएगा 19/38, यानी d की वैल्यू जाएगी 1/2। ठीक है, अब पढ़ते हैं पार्ट 6 त्रिभुज के बहुविकल्प प्रश्न। इस पार्ट से आपके पास 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों इससे 6 नंबर में। तो उस प्रश्न को हम पढ़ेंगे सेक्शन डी में। तो प्रश्न है कि एक त्रिभुज बना हुआ है और आपको दिया है कि DE और BC दो भुजाएं समांतर हैं, तो EC का मान निकालना है। तो इस प्रश्न के लिए हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है आपकी मैथमेटिक्स में, और आप अपनी स्टडी में हर जगह इसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपने ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हल किए हों, चाहे आपने मेंस के सवाल हल किए हों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने इस प्रमेय को अप्लाई किया था, और यहाँ तक कि आप फिजिक्स में भी थेल्स प्रमेय को अप्लाई करते हैं, और हायर स्टडी में आप इसको कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। थेल्स प्रमेय क्या है कि अगर एक ट्राइंगल है ABC और इसकी साइड BC के पैरेलल अगर आप एक लाइन खींचते हैं और ये जो दो अन्य साइड्स को यानी AB को काटती है बिंदु D पर और AC को काटती है बिंदु E पर, इस रेखा के द्वारा जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं उनको यह समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अगर DE पैरेलल है BC के, तो जो इसके द्वारा काटे गए अनुपात हैं AD/DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE/EC। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखेंगे AD बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर और DB बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है EC। तो सपोज EC बराबर है x, तो आप इस फॉर्मूले में मान रखेंगे AD/DB बराबर हो जाएगा 3/6 और AE/EC बराबर हो जाएगा 2/x। अब इसको आसान हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 6 2 12 और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू 4, x इक्वल हो जाएगा 4, और हम कह सकते हैं कि जो विकल्प दिया हुआ है B ये सही विकल्प है, EC इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। राइट, इसी प्रकार से एक प्रश्न इस तरह से आता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:25 का अनुपात है, तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, तो हमें उनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है। इसके लिए हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय। और क्या है इस प्रमेय में कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं अर्थात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजाएं क्या है, AB का अनुपात लेंगे हम PQ से, दोनों संगत भुजाएं हैं। इसी प्रकार से अगर BC का अनुपात ले रहे हैं तो हम लिखेंगे QR के साथ, और अगर AC का अनुपात ले रहे हैं तो लिखेंगे PR के साथ। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर AB/PQ का स्क्वायर या BC/QR का स्क्वायर या AC/PR का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको दे रखा है क्षेत्रफलों का अनुपात, ये दे रखा है 16/25, तो संगत भुजाओं का वर्ग हो जाएगा AB/PQ का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, और अगर आप वर्गमूल करेंगे तो ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ से वर्ग हट जाएगा, तो आप देखेंगे AB/PQ बराबर हो जाएगा वर्गमूल 16/25, और हम लिख सकते हैं AB/PQ बराबर 4/5। राइट, अब कई बार सवाल उल्टा हो जाता है कि आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर आप वर्ग कर देंगे। ये 18वां सवाल फिर से थेल्स प्रमेय पर आधारित है। ABC एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजा BC के समांतर भुजा DE खींची गई है, कुछ अनुपात दे रखे और अनुपात AE यानी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखेंगे DE समांतर है BC के, तो हम लिखेंगे AD/DB बराबर AE/EC, और AD की वैल्यू 1.5 और DB की वैल्यू है 3, तो 1/1.5/3 इज इक्वल टू x/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 5 × 1.5/3, और आप देखेंगे 1.5 और 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो हम लिख सकते हैं आगे x इक्वल टू 5/2, और इसको डेसिमल में लिखेंगे फिर से
तो हो जाएगा x इक्वल टू 2.5, तो जो अननोन साइड थी उसका मान हो गया 2.5। प्रश्न नंबर 40 है क्वेश्चन बैंक का। दो ट्राइंगल समरूप दे रखे हैं और उनके क्षेत्रफल दे रखे हैं 64 और 121 वर्ग सेंटीमीटर, और संगत भुजाएं दे रखी है। एक भुजा दे रखी है EF, तो उसी की संगत भुजा BC हमें ज्ञात करनी है। तो फिर से हम वही सूत्र लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो पहला ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल DEF है। तो अगर आप संगत भुजाएं लेंगे तो पहले ट्राइंगल के लिए अगर आप BC ले रहे हैं तो दूसरे ट्राइंगल के लिए आप लेंगे EF, तो BC अपॉन EF का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्न में आपको दे रखा है एरिया दे रखे हैं 64 और 21 और BC नहीं दे रखा है आपको, तो सपोज BC की जगह है x और EF दे रखा है 15.4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 15.4 का स्क्वायर बराबर 64/121। स्क्वायर रूट करेंगे तो x यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, x अपॉन 15.4 और 64 का वर्गमूल होता है 8, 121 का वर्गमूल होता है 11, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा 15.4 इंटू 8/11। और अगर आप 11 से 15.4 को डिवाइड करते हैं तो 11 एकम 11, 4 शेष बचेगा 44 और पॉइंट और 11 चौको 44। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1.4 इंटू 8 और x इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये थे 3 पाठों के प्रश्न और जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे, तो आप इसको जरूर देखें और एक बार नहीं बार बार देखें। और इसी तरह के और भी प्रश्न हैं उनको आप स्वयं हल करें। मैं लेकर के आऊंगा जल्दी ही नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे इन्हीं प्रश्नों को बाकी के पाठों से। तो मिलते हैं जल्दी ही, देखते रहें लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स, और जिसको आप गूगल पर या यूट्यूब पर @exam SK टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही। और बच्चों अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है या कोई इसमें कमी नजर आती है तो आप जरूर मैसेज बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको सही करके आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए, पढ़ते रहें, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।